नमस्ते सर। बैठे प्रशांत जी, बैठिए। थैंक यू सर। प्रशांत, आप बैतूल जिले से हैं? जी सर। एक छोटा सा परिचय दीजिए तो हमें। हाँ, बैतूल ज़िले के बारे में सर। हम्म। सर, बैतूल ज़िला नर्मदापुरम संभाग में स्थित है और ये सतपुड़ा की वादियों का क्षेत्र है और इस ज़िले की स्थापना 1822 से मानी जाती है, ब्रिटिश शासन के समय से। अच्छा। प्रशांत, आपका जो बैतूल जिला है वो कर्क रेखा के नीचे पड़ता है या ऊपर पड़ता है? सर, ये कर्क रेखा के नीचे है। नीचे पड़ता है। जी सर। तो यहाँ की जलवायु कैसी रही होगी? सर, यहाँ की जलवायु सम जलवायु क्षेत्र में आता है क्योंकि ये सतपुड़ा का क्षेत्र है, तो सतपुड़ा की जलवायु सम जलवायु का क्षेत्र है। अच्छा, अगर ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोण से वैश्विक भूगोल में जो अवस्थिति है आपके बैतूल जिले, तो वहाँ किस तरह की जलवायु हम विशिष्ट रूप से देखते हैं? सर, ये मानसूनी ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय है, सब ट्रॉपिकल है, मानसूनी है, कैसा है? सर, ये मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है। अच्छा अच्छा। ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? सर, ये मैं जैसा याद कर पा रहा हूँ 77 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 77? जी सर। अक्षांश की मैं बात कर रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा सर, शायद आपने मैं खुद बताया कि ये कर्क रेखा के नीचे है और जहाँ तक आपको जानकारी होगी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। जी सर। 77 में तो ये यूरोप को भी पार कर जाएगा। जी सर, मैं देशांतर के बारे में बता दिया, मिस कर गया। हाँ। अक्षांश कितने अक्षांश पर है? माफ़ी चाहूँगा सर, शायद मैं भूल गया हूँ अभी। नहीं, उसी आसपास होगा ना। 23.5 में तो कर्क रेखा। सर, ये कर्क रेखा के नीचे जी सर, है। मैं इसमें सुधार करना चाहूँगा। ये 21 डिग्री अक्षांश से लेकर 22 डिग्री अक्षांश के बीच है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो यहाँ जो जलवायु है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, मानसूनी, क्या कहते हैं? सर, मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल। अच्छा। और यहाँ की जो मुख्य वनस्पति है वो कैसी? सर, यहाँ सागौन मुख्य वनस्पति है बैतूल जिले में। और तो अपने पेड़ है सागौन का। जी सर। यहाँ की वनस्पति का जो प्रकृति है, नेचर ऑफ वेजिटेशन, वो जी कैसा सर। है? सर, ये अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो यहाँ क्या होता है? पूरे पेड़ पौधे पे पूरी पत्तियाँ नहीं गिरा पाती? नहीं सर, अर्धपर्णपाती से आशय ही है कि पत्तियाँ अपनी आधी जो होते हैं अपनी आधी पत्तियों को गिरा देते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा क्यों होता होगा? सर, ये मेरे ख्याल से वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए होता है। पेड़ उतनी मात्रा में पत्तों को गिराते हैं जिससे जल की हानि ज़्यादा ना हो। तो ऐसा रेगिस्तानी इलाके में क्यों हो जाता है? सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं? माफ़ी चाहूँगा सर, शायद मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। अच्छा। आपके बैतूल जिले में कौन कौन सी जनजातियाँ ज़्यादातर रहती हैं? सर, मुख्यतः 2 जनजातियाँ हैं, एक गौंड जनजाति और दूसरी कोरकू जनजाति। जो गौंड जनजाति है उसमें आपने देखा होगा कि वधू मूल्य का कॉन्सेप्ट। जी सर। इसका आधार क्या है? सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है? सर, इसके इस वजह से बैतूल में भी ये प्रथा विद्यमान है। दामजीपुरा का एक क्षेत्र है जहाँ पर वधू मूल्य प्रथा है और कोरकू जनजाति में भी ये प्रथा है जिसको गोनोम प्रथा कहते हैं। ये प्रथा पहले से विद्यमान है, मतलब पूर्व जो परंपराएं हैं आदिवासी रीति रिवाज उसमें ये परंपरा विद्यमान है। कोई भी परंपरा जो है वो तो प्राचीन काल से ही धीरे धीरे क्या है हस्तांतरित होती आज के समाज में। इसके पीछे जो वधू मूल्य क्या समझ रहे हैं ना? जी सर, मैं समझ। क्या होता है वधू मूल्य? सर, किसी व्यक्ति को किसी महिला से विवाह करना है तो बदले में वो मूल्य चुकाया जाता है वधू का। जी। तो जबकि भारतीय समाज में जो सामान्य भारतीय समाज है उसमें क्या परंपरा है? दहेज प्रथा की परंपरा है। जी सर। लेकिन दहेज प्रथा से ठीक उलट ये परंपरा है। तो इसमें क्या कारण रहा होगा? आपने कहा कि परंपरा के रूप से ये चली आ रही है, ठीक है, तो जी है। सर। लेकिन इसके पीछे क्या आप चूंकि अब एक अधिकारी बनने वाले हैं, आपका बौद्धिक स्तर बहुत विस्तृत है, तो आप इसके लिए सामाजिक कारण को या आर्थिक कारण को या सांस्कृतिक कारण को उत्तरदायी मानते हैं? सर, मैं इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों कारणों को उत्तरदायी मानता हूँ। आर्थिक कारणों से उद्देश्य ये हो सकता है क्योंकि जनजातियों में जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर होती है, तो वधू मूल्य प्राप्त करने का एक उद्देश्य ये हो सकता है कि यदि भविष्य में इस महिला का परित्याग कर दिया जाता है तो ये मूल्य उसके पालन पोषण या भविष्य के लिए काम आ सकता है। दूसरा, सामाजिक स्थिति के रूप में मैं इसे महिलाओं की स्थिति के सुधार के रूप में देखता हूँ कि ये एक तरह की जिम्मेदारी होती है किसी पुरुष की जो उसे निभानी पड़े महिला के आप एवज। दहेज प्रथा को अच्छा मानते हैं? नहीं सर, मैं इसके खिलाफ हूँ। फिर आप वधू मूल्य को अच्छा क्यों बता रहे हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ जनजातिगत परिदृश्य में इसे सही बता रहा उनके हूँ। लिए भी अगर वो भी तो भारतीय समाज का अभिन्न अंग है ना? जी सर। तो कुछ भी अगर ऐसी व्यवस्था जो भारतीय समाज को लाभ देता है तो उनको भी लाभ देगा। जी सर। और कोई व्यवस्था अगर भारतीय समाज के अधिकांश लोगों के लिए नुकसानदायक है तो उनमें भी नुकसान होगा। जी सर, अवश्य एक कुरीति है जिसके कुछ दुष्परिणाम बैतूल जिले में भी देखने को मिलते हैं। क्या आप इसको कुरीति मानते हैं?
जी सर, मैं इसको आंशिक रूप पे कुरीति मानता हूँ। कुछ मामलों में हम देखते हैं कि कुछ महिलाओं को फ़ायदा होता है, पर इसका एक बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव है वो बैतूल में देखने को मिलता है, जिसमें महिलाओं की तस्करी के कुछ मामले आते हैं। कुछ गिरोह होते हैं जो इस प्रथा का उपयोग करके वधु मूल्य चुकाकर महिलाओं से विवाह कर लिया जाता है और बाद में उनकी खरीद फरोख्त जैसी चीज़ें होती हैं, तो ये अब सामाजिक कुरीति बनकर रह गई है ये। जब किसी व्यवस्था में आप भी आप किस जनजाति से आती हैं? सर मैं प्रधान गोंड जनजाति से आता हूँ, प्रधान उप जनजाति। तो आपको पता है इसमें ये जनजाति में समस्या है, तो आप इसको कभी दूर करने के लिए कभी आवाज़ उठाते हैं? सर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को जागरूक करूँ इस बारे में और इस बारे में कुछ लेख लिखूँ जिससे लोगों को पता चल सके। अच्छा, तो क्या इसका प्रभाव क्या होता है? परिवार में इसका विरोध होता है? जी सर, मेरे परिवार में पूर्ण विरोध ही होता है। हमारे मतलब परिवार में मैंने ऐसी प्रथा कभी नहीं देखी जिसमें वधु मूल्य लिया गया हो, पर अखबारों के माध्यम से मैंने ये सुनी है। अच्छा। प्रशांत, आपका जैव तकनीक है। जी सर। तो अभी कोरोना के दौरान जैव तकनीक का सबसे बेहतरीन उपयोग कहाँ देखने को मिला आपको? सर सबसे बेहतरीन उपयोग वैक्सीनेशन में ही था। अच्छा। टीके का विकास जो है मुख्यतः बायोलॉजी की जो शाखा है जैव तकनीकी की इसको डील करती है टीकों के निर्माण के लिए। तो जो टीका निर्माण की पूरी प्रक्रिया है वो जैव तकनीकी के ज्ञान पर ही आधारित है। तो ये जो कोरोना के टीके का निर्माण किया है ना, ये बेसिकली है क्या? ये टीके के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जी सर। ये क्या है? कोई संवर्धित प्रोटीन है या फिर ये हार्मोन्स है? सर ये रोगाणु, निष्क्रिय रोगाणुओं की कुछ मात्रा को टीके के रूप में प्रयोग किया जाता है जो किसी रोग को उत्पन्न नहीं करते, अपितु किसी व्यक्ति में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं ताकि व्यक्ति इस रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर सके। अच्छा। आपने एंटीबॉडीज और एंटीजन की बात की है ना? जी सर। ब्लड में एंटीजन का क्या इंपॉर्टेंस होता है? जी सर, माफ़ी चाहूँगा। एंटीजन। जी सर। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सर जो एंटीजन होता है ये जो बाह्य कारक होते हैं जो शरीर के नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कोई बाह्य कारक जो शरीर के नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, तो ये शरीर की रक्षा के लिए होता है। ब्लड में एंटीजन जो होता है, जी सर, किसको डिनोट करता है? सर ये ब्लड में एंटीजन जो है रक्त समूह के लिए होता है। यदि किसी व्यक्ति का एंटीजन ए है तो उसका रक्त समूह ए होता है। अच्छा, मान लीजिए किसी का प्लेटलेट्स अगर बहुत कम हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। जी सर। तो प्लेटलेट्स कम जो होता है उसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है? सर शरीर की प्रतिरक्षा कम होना या किसी रोग के आघात की वजह से व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं। आपने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। प्लेटलेट्स कम क्यों होता है मैंने पूछा। माफ़ी चाहूँगा सर, शायद मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। चलिए, आपने अपने हॉबीज़ में दिया है कि भाई आप तैराकी करते हो, शतरंज खेलते हो। जी सर। शतरंज खेलने का या शतरंज खेल का सबसे प्राचीनतम परिणाम जो प्रमाण है आपके पास, वो कब आपको देखने को मिला? सर ये मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी उसमें एक शतरंज जैसी संरचना मिली है जिसको सबसे प्राचीन प्रमाण माना गया है। और केवल शतरंज जैसी संरचना मिली या उसके कुछ और भी जो क्या है? मोहरे सर। मोहरे हैं। जी सर, मोहरे भी मिले हैं। ये पूर्ण आधुनिक शतरंज का रूप नहीं है, ये केवल 8 खानों की शतरंज थी, इसलिए उसको उसका प्रतिरूप ही माना गया है मात्र। अच्छा। और शतरंज आप खेलते हैं या देखते हैं केवल? सर मैं खेलता भी। खेलते हैं। शतरंज खेल का आपको क्या लाभ मिलता है? सर शतरंज एक बौद्धिक खेल है जैसा विख्यात है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। दूसरी चीज़, इस खेल में बहुत फोकस रखना होता है लगातार, तो एक फोकस बढ़ता है। नुकसान भी? सर कुछ नुकसान होते हैं, थोड़ा जैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है इस गेम में, तो बैठे बैठे खेलना पड़ता है इस गेम को। तो कोई व्यक्ति अगर सिर्फ शतरंज खेले तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता। प्रशांत जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। ये प्रशांत कई बार और चीज़ों के लिए भी सुनते हैं। जी सर। बताएंगे आप मुझे? प्रशांत का अर्थ सर? हाँ, एक तो प्रशांत का अर्थ और दूसरे संदर्भ में भी ये इस्तेमाल होता है। सर प्रशांत का अर्थ जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, ये शांत चित्त से आता है ये शब्द, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका मन शांत हो। अच्छा। और प्रशांत का सबसे बड़ा जो उदाहरण मैं सोच पा रहा हूँ, प्रशांत महासागर के रूप में सुनते हैं हम। अच्छा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की विशेषताएं बताएंगे आप? सर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग को ढकता है।
अक्षांश और देशांतर स्थिति इसकी कैसी है? माफ़ी चाहूँगा सर, मैं इसके आधार तल और शीर्ष के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। भारत समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है। जी सर। कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भारत को घेरते हैं? समुद्री क्षेत्र सर, एक हिंद महासागर का क्षेत्र, एक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का क्षेत्र जो है भारतीय आपने इसमें प्रायद्वीप। शब्दों का इस्तेमाल किया, खाड़ी, सागर और महासागर, तीनों में अंतर क्या है? सर, महासागर विस्तृत क्षेत्र है कि जलाशय की एक बड़ी राशि जो महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत है और कई महाद्वीपों से स्पर्श है, वो उसको महासागर की संज्ञा दी जाती है, जबकि सागर महासागर के भीतर ही छोटी संरचना है जिसका क्षेत्र कम होता है। खाड़ी के बारे में सर मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। बंगाल की खाड़ी जी सर। चक्रवात के लिए प्रसिद्ध है। जी सर। साइक्लोन के लिए क्यों साइक्लोन क्यों आते हैं? अरब सागर में क्यों नहीं आते? बंगाल की खाड़ी पे ही क्यों आते हैं? माफ़ी चाहूँगा सर, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अभी कोई लेटेस्ट में ऐसा कोई चक्रवात जिसने प्रभावित किया हो? माफ़ी चाहूँगा सर इसके बारे में। ठीक है। इस समय भारत की राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले कोई महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं? जी सर, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति रही हैं। अच्छा। प्रशांत जी, आपने द्रौपदी मुर्मू जी के नाम के आगे श्री लगाया, जबकि प्रतिभा पाटिल जी के नाम के आगे श्रीमती लगाया। माफ़ी चाहूँगा सर, वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से ऐसा हुआ होगा। थैंक यू सर। अगर महामहिम को हटाना पड़े तो क्या प्रक्रिया है उसके लिए? सर, ये प्रक्रिया जो है महाभियोग की प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, और इसमें सबसे पहले किसी भी एक सदन में प्रस्ताव पारित किया जाता है, संकल्प प्रस्ताव जिसे कहते हैं, और 14 दिवस पूर्व सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को। और ये प्रस्ताव अगर एक सदन से पारित कर दिया जाता है विशेष बहुमत के माध्यम से तो विशेष या कुल सदस्यों के 2/3 से? सर, विशेष बहुमत में याद कर पा रहा हूँ सर। मैं करेक्ट कर देता हूँ। जी सर। जितने सदस्य होते हैं उसका 2/3। जी सर। इसके बाद दूसरा सदन जो होता है वह इसकी जांच करता है, और यदि आधार सिद्ध हो जाते हैं तो फिर यहाँ से भी ये पास कर दिया जाता है, जिसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये कैसी प्रक्रिया है? विधायी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक है, न्यायिक है, कैसी प्रक्रिया है? सर, ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्यों कहते हैं अर्धन्यायिक प्रक्रिया? सर, क्योंकि ये जुडिशरी के माध्यम से नहीं होती है, तो पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, इसको संसद की। अर्धन्यायिक की परिभाषा बताइए आप। माफी चाहूँगा सर, शायद। अच्छा, अर्धन्यायिक की परिभाषा। एक चीज़ जानना चाहूँगा, ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई, क्या उद्देश्य है इनका स्थापित करने का? सर, हम देखते हैं कि जुडिशरी पर भार बहुत ज़्यादा है। यदि हम सिर्फ जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से ही अगर मामलों का निराकरण करेंगे तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरी चीज़, पंचायतों के जो कुछ छोटे मामले हैं उन्हें ग्राम स्तर पर निपटाया जा सकता है, तो इन मामलों के जल्द त्वरित निराकरण के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना को समझता हूं। अंतिम सवाल पूछूंगा मैं। जी सर। आप अपने 5 ऐसे गुण बताइए जो आपको प्रशासनिक अधिकारी चयन करने में मदद करें। सर, पहला गुण मैं अपने अंदर भीतर ईमानदारी का देखता हूँ। दूसरा गुण मैं सेवा भावना का देखता हूँ। तीसरा, वंचित वर्गों के कल्याण के प्रति मेरी संवेदनशीलता की भावना को देखता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं उस वर्ग से भी आता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं सर पंक्चुअल हूँ अपने कार्यों को लेकर, और माफी चाहूँगा सर, इतने ही गुणों को मैं याद कर पाता हूँ अपने भीतर। प्रशांत जी। जी सर। ये घोड़ा डोंगरी क्या है? इतिहास में क्यों? सर, घोड़ा डोंगरी बैतूल की एक तहसील है। यहाँ जंगल सत्याग्रह हुआ था जिसके लिए प्रसिद्ध है। किसने किया था? सर, ये गंजन सिंह कोरकू जी के नेतृत्व में ये जंगल सत्याग्रह हुआ था। एक ही बार हुआ है? जी सर, जंगल सत्याग्रह मैं याद कर पा रहा हूँ कि 1930 में हुआ था, एक ही बार। नहीं, घोड़ा डोंगरी की बात कर रहा हूँ। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह एक ही बार हुआ कि 2, 3 क्या है? सर, मुझे एक ही की जानकारी है। विष्णु गौड़ कौन? सरदार विष्णु सिंह गोंड जी जो थे, तो इनके समय में भी ये जो घटना घटी थी ये 1942 के समय के आसपास की घटना है, भारत छोड़ो आंदोलन की, जिसमें 5000 लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया था, जिसमें विष्णु सिंह गोंड जी ने नेतृत्व प्रदान किया था। 2 हो गए ना? जी सर। वर्धन शिखर से कौन सी नदी निकलती है? सर, वर्धन शिखर से तवा नदी का उद्गम है सर। दक्षिण में जाती है वो नदी? वर्धा नदी दक्षिण में ही जाती है सर। या तवा बता रहे? माफी चाहूंगा सर, वर्धा नदी का उद्गम है। पाथरखेड़ा क्यों प्रसिद्ध है?
सर पाथाखेड़ा कोल माइंस के लिए प्रसिद्ध है। ये कोयले का क्षेत्र है जहाँ पर नॉर्दर्न कोल फील्ड्स की खनन की इकाई है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में कुछ बताइए। सर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। टर्मिनेटर सीट्स क्या होते हैं? सर जैव तकनीकी की एक तकनीक है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी एक बीज के माध्यम से पौधे को एक ही बार उगाया जा सकता है और अगली बार जब इन बीजों से पौधों को उगाया जाता है तो ये बीज पुष्प या फल नहीं देते हैं। भारत में किस तरह फायदेमंद है? सर ये कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ऐसा कंपनियों का तर्क है। कंपनियों का तर्क ये किसानों के संदर्भ में बताइए। किसानों के संदर्भ में ये है कि सर जैव विविधता जो पुरानी फसलें हैं, जो किसानों के पास पूर्व प्राचीन फसलें हैं, उनकी जैव विविधता बनी रहती है क्योंकि टर्मिनेटर जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से बनाए गए हैं। यदि इनको तो एक ही बार की फसल से रोक दिया जाए तो ये उन फसलों को अधिरोपित नहीं करते हैं। तो हमारे लिए तो ठीक नहीं है ना किसानों के लिए? जी सर, किसानों को इसका नुकसान है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका लाभ उठाती हैं तो क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इसकी अनुमति क्यों दी? गुजरात ने या केंद्र ने बीटी कॉटन की अनुमति क्यों दी? सर बीटी कॉटन के बारे में मुझे जानकारी है, महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के बारे में जानकारी है। महाराष्ट्र में माहिको इंस्टीट्यूट है जी सर। जिसने मॉन्सेंटो और ड्यूपॉन्ट को टर्मिनेटर सीड्स की परमिशन दी। जी सर, माफ़ी चाहूँगा सर, इस अनुमति के बारे में मुझे पता नहीं है। मॉन्सेंटो कंपनी के बारे में मुझे जानकारी है। बीटी का मतलब क्या होता है? सर ये इसका पूरा नाम बैसिलस थुरिनजेनेसिस है। इसका क्राई नामक जीन को प्रयुक्त किया जाता है। जब हम डीएनए के थ्रू इंजीनियरिंग करते हैं तो हम जो डीएनए का ATCG को पेस्ट करते हैं तो कौन से एंजाइम पेस्ट करते हैं? सर ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग। नाम क्या है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम माफ़ी चाहूँगा सर, शायद भूल रहा हूँ। डीएनए पॉलीमरेज मैं याद कर पा रहा हूँ। PCR के टेस्ट होते थे। जी सर। तो PCR क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है सर PCR। और कहाँ यूज होता है इस पद्धति का? किसके टेस्ट में होता है? सर एड्स के जो परीक्षण है उसमें भी RT-PCR टेस्ट का परीक्षण होता है। तैराकी होती है। जी सर। तो मेरे लिए सीखना सबसे आसान क्या है? बटर स्ट्रोक सीखना है, फ्री स्टाइल सीखना है, फ्री स्टाइल सीखना है। डाइव सीखना है। सर फ्री स्टाइल सीखना तो सबसे डाइव अच्छा पे सीधा कूद गए? सर डूबने की संभावना बनी अच्छा, रहेगी। डूबने की संभावना। जी, और डाइव में चोट लग सकती है सर। यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से ना कूदे तो पानी के माध्यम से चोट लग सकती है। कौन सा विज्ञान का सिद्धांत लग रहा चोट लगने में? सर ये उत्प्लावन का सिद्धांत तैरने के लिए लगता है। चोट के लिए मैं घर्षण को देख पा रहा हूँ। आपने कोई मेडल जीता है तैराकी में? जी सर। कोई पदक? नहीं सर, प्रशस्ति पत्र? नहीं सर। यूं ही लिख दिया क्या? नहीं सर, ये तैराकी मैंने कुछ वर्षों पहले ही शुरू की है, तो किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए नहीं किया था। बस तैराकी सीखने के लिए किया था और फिर मेरी हॉबी के रूप में डेवलप हो गई। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि मुझे ऐसा लगे कि ये जनजातीय समस्याओं को हल कर सकता है। जी सर, मैं बताना चाहूँगा। एक उत्तर छोड़कर कि आप जनजाति हैं, ये छोड़कर बताइए। जी सर। सर जनजातियों में अपराध की समस्या लगातार बढ़ रही है जिस पर किसी का विचार नहीं जाता है। जनजातीय समाज में अशिक्षा की वजह से कानूनों की ज़्यादा समझ न होना इसका एक प्रमुख कारण है। तो मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहूँगा कि जनजातीय समाज कानूनों के प्रति अधिक सजग हो। जनजाति पहले और ज़्यादा अपराधी नहीं होगी आज से 50 साल पहले? नहीं सर, असल में नित्य नए कानून जो बन रहे हैं, डिजिटल कानून जो बन रहे आपने हैं। बोला शिक्षा बढ़ाने के कारण अपराध है। जी सर, पहले डिजिटल ज़्यादा अपराधी नहीं होगी। नहीं सर, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, मध्य प्रदेश की ऐसी एक जनजाति बताइए जिसे अंग्रेजों ने जरायम पेशा मतलब अपराध करने वाली जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया। माफ़ी चाहूँगा सर, इसका उत्तर याद नहीं कर पाऊँगा। थैंक थैंक यू यू प्रशांत, बुलाते हैं आप सभी का धन्यवाद सर। बैठिए। थैंक यू सर। प्रशांत, कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, एवरेज सा लगा सर। कुछ जवाब मैं बायोटेक के नहीं दे पाया इसलिए। अच्छा। तो क्या आप ऐसा मान के चले कि 15 में 15 उत्तर देंगे तभी आयोग हमसे कुछ रहेगा? नहीं सर। चलो बस ये तो तुम्हारे पर प्रमाण रहेगा ना, हम लोग के पास तो है, प्रमाण है। थैंक यू। तुम्हारा इंटरव्यू देखो प्रशांत, देखो तुम बच्चे तो रह नहीं जी गए, सर। तुमको हम लोग बहला फुसला रहे हैं, जी सर। लेकिन अब तक हम लोगों ने सारे बोर्ड के सदस्यों ने पिछले कई दिनों से हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अकेले हो,
बट 2-3 ऐसे छात्र छात्राएं आए जिनका इंटरव्यू इतना अच्छा गया। देखिए, ये बात अलग है कि दिमाग में प्रशांत निकाल देना है इस चीज़ को कि ईश्वर को छोड़कर कोई भी कंप्लीट नहीं है। इवन कि हम और आप अगर उधर बैठ जाए और आप इधर बैठ जाएं तो सर हम भी उसी स्तर पर। तो एक चीज़ तो है कि भाई आप अगर ये इमेजिन करके आए कि हम 20 में 20 अगर क्वेश्चन पूछा जाओ 20 का उत्तर देके आ जाए तो ये आपका बहुत ऊंचा है ना अपने आप से अपेक्षा और बहुत अच्छा है। हम इसको गलत नहीं मानते, अच्छा मानते हैं। और चूंकि आपका जो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, अगर आप करंट अफेयर से या बाकी चीज़ों से उत्तर में कमी रह जाती तो आपको उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आपको लग रहा होगा नहीं हम मेरा जो कोर सब्जेक्ट वही हम आंसर नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, सभी प्रश्नों के उत्तर समान होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप यहाँ आए जो हैं वो आपके जानकारी और ज्ञान का टेस्ट नहीं हो रहा है। वो टेस्ट तो हो चुका है प्रारंभिक परीक्षा, वो लाखों बच्चे जरा देखिए ना, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों से लाखों बच्चे एग्जाम देने आए हैं। उनमें आपका चयन प्रारंभिक परीक्षा के लिए है ना, फिर मुख्य परीक्षा के लिए किया गया। फिर उनमें से कुछ जो चुनिंदा छात्र आए उसको साक्षात्कार के लिए चुना गया, उनमें से आप भी। तो आपकी जानकारी का नॉलेज लेवल जो टेस्ट था वो तो हो चुका है। अब केवल आपकी पर्सनालिटी का व्यक्तित्व परीक्षण होता है ना, इंटरव्यू क्या बोलते हैं जी सर। तो व्यक्तित्व परीक्षण में सबसे सबल चीज़ क्या होता है कि बोर्ड में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि अब पर्सनालिटी वाइज प्रशासन को एक ऐसा डायनामिक आदमी चाहिए जिसके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस हो, जबरदस्त नॉलेज लेवल हो, और सबसे बड़ी बात क्या है वो अपनी बातों को सामने वाले आदमी के सामने ऐसा पेश करे। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनिएगा तो कई आपके सीनियर ऑफिसर भी होंगे, जूनियर अधिकारी भी होंगे, निचले स्तर के कर्मचारी भी होंगे। तो अपनी बातों को कितना बेहतर ढंग से आप रख पाते हैं, कितने प्रभावशाली ढंग से रख पाते हैं। अगर एक ही चीज बात को आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं तो न तो अफसर समझा ना जूनियर समझा। जी सर। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन है उसका वे इतना ईजी होना चाहिए, शब्दों का चयन इतना आसान होना चाहिए कि बड़ी आसानी से उन बातों को समझाया जा सके। वो सारी चीज़ें आपने कूट कूट कर भरा हुआ है। आपको अपने माता पिता ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू कि आपको हीरे की तरह तराशा है उन्होंने। और हम लोग तो केवल क्षणिक आपका आकलन कर पाए और उसमें पाए कि नहीं आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों में से एक है। बस याद रखना कि उस दिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। जी सर। लेकिन आपको लग रहा होगा सर आप बता क्यों रहता हूँ, कोई हर आदमी को अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी कमी, एक अच्छा व्यक्ति वही होता है जिसको अपने ऊर्जा, अपनी ताकत के साथ साथ अपनी कमजोरियों का भी एहसास हो, है ना। तो कुछ ऐसा उत्तर देने का प्रयास मत कीजिएगा जहाँ से आप फंसे, लेकिन जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जितना उत्तर देना चाहिए है ना उतना ही आपने दिया है। बहुत अच्छा आंसर है आपका। खास करके मैं अपेक्षा बहुत लोगों से कई लोगों से मैंने पूछा, उत्तर नहीं दे पाए सही ढंग से। आपका उत्तर सही था। शायद मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। जी सर। एक मूवी थी जॉली एलएलबी, जी सर। जज वो मामले को सुनाते हुए कहता है कि कितने केस आते हैं, कितने केस चले जाते हैं, और हम बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि कुछ मामले में कुछ ऐसे डिसीजंस दें जो समाज के लिए बहुत हितकारी हैं। हम इस बोर्ड में बैठे रहते हैं और आप जैसे कैंडिडेट की उम्मीद में बैठे रहते हैं। इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लीजिएगा, यही लहजा रखिएगा। जी सर। अब तक का सबसे ज्यादा नंबर आपको मिला है। हम एक चीज और ध्यान रखना, जैसे बोलते हो ना सर, जैसे क्वेश्चन पूछे तो आपके बाद सर की तरफ या सर पूछे तो सर की तरफ थोड़ा थोड़ा आई कांटेक्ट सबके साथ मिला कर। सर वो असल में ये दिक्कत मैं क्यों हो रही है कि एक दो मॉक्स में मुझे बार बार टोका जाता है, क्योंकि मैं व्यक्ति को देखकर उत्तर देता हूँ और फिर इधर उधर देखता हूँ तो वो कहते हैं कि सिर्फ बाकी को जी 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 ये गलत है। सुनो जी सर। प्रशांत, आप छोटी बातें और भी कर ली। जी सर। खास कर मैं इलाहाबाद से आया हूँ और सर जो अभी कहे थे थैंक यू सर। वो भी इलाहाबाद से। हम लोग दिल्ली में भी, इलाहाबाद में, लखनऊ में भी बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे मैंने इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया और सीनियर जो फैकल्टी यहाँ पढ़ाते हैं उन्होंने बताया कि कई जगह पर जो बच्चे मेंस दिए नहीं हुआ उन्हीं को बैठा के इंटरव्यू लिया जा रहा है। हाँ सर, ऐसा होता है। तो ऐसे में वो जब बेचारे को अपने ज्ञान में कमी है तो बेचारा क्या देगा। ऐसी घर की गलती मत करना। जी सर। ये दिमाग में रखना। इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कारण क्या है मालूम है? जैसे हम आपसे प्रश्न पूछे और आप मेरी बातों का उत्तर दे रहे हैं, तो बोर्ड में बाकी मेंबर है, आप केवल मेरी तरफ देख के उत्तर दे रहे हो, बाकी जो उपेक्षित महसूस करेंगे ना। जी सर, ऐसा मुझे खुद भी महसूस होता है ना जी। इसलिए ऐसी गलती मत करना। हाँ ठीक है,
अगर हमने ऑब्जेक्टिव लेवल पर क्वेश्चन पूछा और उसका उत्तर अगर कुछ सेकंड में देना हो तब तो स्वाभाविक है कि आप मेरे तरफ कॉन्सेंट्रेट होंगे। लेकिन ये ऐसा उत्तर जिसका उत्तर थोड़ा सा विश्लेषणात्मक प्रकृति का है और आप उसका उत्तर दे रहे हो और उसको देने में 15-20 सेकंड लग रहा है, तो भाई मेरे ठीक है, मैक्सिमम टाइम आप मेरे साथ आई कॉन्टेक्ट करोगे, 1-2 बार तो सर्वरों को भी देखोगे ना। जी सर। नहीं तो वो किस बिना पर आप उनके साथ, इसका मतलब है क्या, आप बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और केवल मेरा नंबर काम थोड़ी आएगा, इन सबका नंबर भी वहाँ काम है। जी सर। एसडीएम के रूप में काम कर रहे हैं, आपसे 200 लोग मिलने आए, आप एक व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन होलिस्टिक व्यू लेकर के चलेंगे तो सॉल्व हो जाएगी। तो वो अप्रोच होनी चाहिए और वही चाहता है आयोग। वो ये मान करके आपसे बात करना शुरू करता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी हो और लास्ट में आकर के तय करता है कि आपको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये चीज़। तो वो एक हमारा व्यू होना चाहिए। जी सर। बहुत सारी शुभकामनाएं प्रशांत। थैंक यू सर। हाँ, बहुत बढ़िया। जी सर। अपनी विनम्रता बनाए रखें। जी सर। खुश रहिए। सर वो एक प्रश्न का उत्तर, वो जाति Language। जी कौन सी जनजाति है वो जिसको पारधी, पारधी। जी सर। गोपाल उड़ीसा। ओके। जी सर। बहुत अच्छा। तुम्हारे देखो सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, इंटरव्यू में एनर्जी लग रही थी, यहाँ ये लड़का डिजर्व करता है ना, और बहुत काम एंड कूल तुमने आंसर दिया, बेवजह कहीं मुस्कुराया नहीं, बेवजह गंभीर नहीं रहा। और आपके ठीक पहले जो बंदा है उसको यही सिखाया था, उसको हम लोगों ने मुस्कुराने का प्रयास किया, वो मुस्कुराया भी बेचारा, फिर बोलता है मेरे मुस्कुराने से दांत दिखता है। ये बताओ, मुस्कुराने से दांत नहीं दिखे तो क्या दिखेगा? कई चीज़ें भ्रांतियाँ हैं बच्चों में अपने युग को लेकर। खूबसूरती पर्सनालिटी मुझे चेहरे में होती है, बताओ तुम तो बहुत गोरे नहीं दिखते, नहीं सर। लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। लोग, कुछ लोग अपने बारे में गलती उनकी नहीं है, जैसे आपने बताया कि हमको ऐसा बोला गया, अब वो आपके बारे में ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं और आपको टोकते हैं, नेचुरली आपको लगता है मेरे में कमी है। जी। लेकिन नहीं, धीरे धीरे अपनी ताकत को पहचानोगे, खुद महसूस करोगे नहीं ये चीज़ नहीं है, ठीक है। जी सर। और ड्रेस में क्या पहनेंगे आप? सर मैं ब्लैक सूट है और एक वाइट। अच्छा, कुछ भी पहनोगे, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। जी हाँ सर। नहीं ठीक है, ब्लैक पहन और अच्छा लगेगा। हाँ, एकदम। ठीक है बेटा। थैंक यू।